भाई के मरने के बाद मम्मी भाभी पर गुस्सा उतारती थी और कहती थी, निकलो मेरे घर से, तुम मेरे फूल जैसे बेटे को खा गई हो। भाभी ये सुनकर रोती हुई अपने कमरे में चली जाती थी। वो हर जुल्म चुपचाप सहती रहती। ना वो अपने मायके जाती और ना ही उनके घर वाले कभी उनसे मिलने आते थे। एक दिन माँ ने भाभी पर मिट्टी का तेल फेंक दिया और बोली, आज मैं तुझे खत्म कर दूंगी। भाभी चुपचाप खड़ी रही। उनकी आंखों में आंसू थे। मैं ये सब देखकर उन्हें बचाने गई, लेकिन मेरे पिताजी ने मुझे कमरे में बंद कर दिया। मैं बहुत हैरान थी। मेरे पिता भी इतने सख्त हो सकते हैं, इस बात पर मुझे यकीन नहीं हुआ। बाहर से चीखों की आवाज़ें आने लगी। मैंने दरवाज़ा खुलवाने की बहुत कोशिश की, ज़ोर ज़ोर से चिल्लाई, लेकिन कुछ नहीं कर सकी। कुछ देर बाद जब मैं बाहर निकली तो जो मंजर देखा उससे मेरी जान ही निकल गई। भाभी आंगन में ठीक ठाक खड़ी थी और मेरी मम्मी। आज मेरे भाई की शादी थी, लेकिन शादी के समय भाभी लगातार रो रही थी। शायद वो इस शादी से राजी नहीं थी। मम्मी ने भाई के लिए बहुत कम उम्र की लड़की चुनी थी। भाई की उम्र 40 साल थी और भाभी की सिर्फ 20 साल की थी। भाभी के घर वालों ने उनकी जबरदस्ती शादी करवाई थी। शादी भी घर में ही हुई, किसी मेहमान को नहीं बुलाया गया। शादी होने के कुछ देर बाद भाभी के घर वाले चले गए और मैं उन्हें भाई के कमरे में छोड़ आई। वो लगातार रो रही थी। रोते रोते उन्होंने अपना बुरा हाल कर लिया था। मैं बहुत परेशान थी। कविता भाभी इतना क्यों रो रही हैं? अगर वो इस शादी से खुश नहीं थी तो फिर ज़बरदस्ती क्यों की गई? पर मुझसे हर बात छुपाई जा रही थी। खैर, मैं अपने कमरे में सोने आ गई, क्योंकि शादी की वजह से मैं बहुत थक गई थी। पर मुझे नींद नहीं आ रही, क्योंकि मेरा ध्यान बस भाभी की तरफ ही जा रहा था। मैं बहुत मुश्किल में सोई, लेकिन आधी रात को मेरी आँख खुली तो भाभी की सिसकियों की आवाज़ अभी मेरे कमरे तक आ रही थी। मैं उठकर बाहर निकली और देखा तो मेरा भाई विष्णु अपनी शादी की पहली रात कमरे की जगह बाहर सोफे पर लेटा था। उसका चेहरा शांत लेकिन उदास था। वो छत की तरफ देख रहा था, जैसे गहरी सोच में डूबा हो। मेरी नज़र धीरे धीरे उस बंद दरवाजे की ओर गई जहाँ कविता भाभी थी। अंदर से साफ रोने की आवाज़ आ रही थी। वो रोना कोई आम रोना नहीं था, वो टूटे हुए दिल की आवाज़ थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उनकी उम्मीदें, सपने और भरोसा सब तोड़ दिया हो। उन्हें इस तरह रोता देख मेरी आंखें भर आईं। दिन भर चुप रहने वाली लड़की अब अपने दुख को सिर्फ ऊपर वाले से बांट रही थी। मैं आगे बढ़कर भाई के पास गई और कहा, भैया आप यहाँ क्यों लेटे हैं? वो चौंक गए, लेकिन तुरंत मुंह फेरते हुए बोले, दीप्ति तुम अब तक सोई नहीं? मैंने जवाब दिया, भैया नींद कहाँ से आएगी? आप भाभी के साथ क्यों नहीं हैं? वो तो रो रही हैं। मेरे ये शब्द सुनकर उनके चेहरे पर एक अजीब सी उदासी छा गई। कुछ बातें तुम नहीं समझोगी दीप्ति, समय आने पर सब पता चल जाएगा। इतना कहकर वो करवट बदलकर चुप हो गए और मैं चुपचाप वहां खड़ी रही। फिर वापस अपने कमरे में लौट आई, लेकिन दिल में एक तूफान चल रहा था। सुबह की ठंडी हवा खिड़की के पर्दे हिला रही थी। हवा में सन्नाटा था, लेकिन साथ ही एक अजीब सा बोझ भी। मैं उठकर खिड़की तक गई। सुबह के 7 बज रहे थे, लेकिन नींद तो रात से ही रूठ चुकी थी। मैं दरवाज़ा खोलकर बाहर निकली। किचन में बर्तनों की हल्की हल्की आवाज़ आ रही थी। मैं वहां पहुंची और अंदर का मंजर देखकर दिल एक पल को थम सा गया। कविता भाभी चुपचाप चूल्हे के सामने खड़ी थी और नाश्ता बना रही थी। उनके चेहरे पर गहरी उदासी थी, आंखों के नीचे हल्के काले घेरे, और सबसे ज्यादा दर्द उनकी सूजी हुई आंखें साफ दिख रही थी। मैं धीरे से आगे बढ़ी। भाभी आप आराम कर लीजिए, मैं नाश्ता बना देती हूँ। उन्होंने मेरी तरफ देखा और हल्के से मुस्कुराई और बोली, नहीं दीप्ति, सबको समय पर नाश्ता मिल जाना चाहिए। उनके लहजे में वही नमी थी जो दुख से भरपूर भरी हुई थी। उनके लहजे में ना कोई शिकायत, ना कोई शिकवा, बस खामोशी और जिम्मेदारी नजर आ रही थी। तभी मम्मी किचन में आई, आंखों में गुस्सा और माथे पर चढ़े बाल, और सख्त लहजे में बोली, इतनी देर क्यों लगाई? सब भूखे बैठे हैं और तू अब तक नाश्ता बना रही है? कविता भाभी ने नजरें नीचे कर ली और हिचकिचाते हुए बोली, बस मम्मी अभी लाती हूँ, बन गया। जुबान मत चलाया कर, मैंने पहले ही कहा है सब काम समय पर होना चाहिए। मैंने मम्मी की तरफ देखा और कहा, मम्मी भाभी अकेली हैं, थोड़ा समय तो लगेगा ना? मम्मी ने मुझे तीखी नज़रों से देखा और गुस्से में कहा, अब तू भी सिखाएगी मुझे? किचन में क्या कर रही है? निकल यहाँ से। मैं खामोश हो गई, लेकिन अंदर से दिल तड़प रहा था। भाई टेबल पर बैठे थे। मैंने उनकी तरफ देखा, चेहरा उतरा हुआ, नजरें झुकी हुई और एक ऐसी खामोशी जैसे जुबान कहीं खो गई हो।
वो भाई जो मम्मी के हर फैसले पर बहस किया करते थे, आज एक हारे हुए आदमी की तरह बैठे थे। थोड़ी देर बाद कविता भाभी ने नाश्ता टेबल पर लाकर रखा, फिर चुपचाप एक तरफ जाकर खड़ी हो गई। न किसी ने शुक्रिया कहा, न किसी ने उनकी तरफ नजर उठाकर देखा। कई दिन बीत गए, लेकिन घर का माहौल बदला ही नहीं। मैंने महसूस किया कि कविता भाभी दिन ब दिन और भी खामोश और थकी सी होती जा रही थी। पहले ही वो कम बोलती थी, अब तो उनके चेहरे से भी जैसे कोई एहसास मिटता जा रहा था। और विष्णु भैया का व्यवहार भी अजीब और काफी हद तक बदल चुका था। वो घर में होते हुए भी किसी कोने में चुपचाप बैठे रहते, न भाभी से बात करते, न किसी और से। सबसे अजीब बात यह थी कि उन्होंने अब तक भाभी के कमरे में कदम तक नहीं रखा था। शादी को 3 हफ्ते हो गए थे, लेकिन वो हर रात कभी लॉन के सोफे पर सोते, तो कभी पापा के कमरे में एक पुरानी चरपाई पर। एक शाम मैंने मम्मी से धीमे से पूछा, मम्मी, भैया भाभी के साथ उनके कमरे में क्यों नहीं सोते? मम्मी ने गुस्से से मेरी तरफ देखा और बोली, तुझे हर बात में टांग अड़ाने की आदत है। ये उनका आपसी मामला है, तुझे फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उस रात मैं लिविंग रूम से गुजर रही थी। भैया फिर उसी पुराने सोफे पर लेटे हुए थे। कंबल अधूरा ओढ़ रखा था और चेहरे पर गहरी उलझन साफ दिख रही थी। मैं कुछ कहने ही वाली थी, पर अचानक रुक गई। मेरी नज़र भाभी के कमरे पर पड़ी। दरवाज़ा आधा खुला था और कमरे के अंदर हल्की हल्की रोशनी जल रही थी। कविता भाभी तकिए से टेक लगाए बैठी थी। एक कप चाय उनके हाथ में था। उनकी आंखें एक टुक कहीं खोई हुई थी, जैसे नींद उनके दरवाजे तक आती और फिर लौट जाती हो। अगले दिन मम्मी ने उन्हें किचन में बुलाया और कहा, सुनो, आज दोपहर को लिविंग रूम की सफाई करनी है और पर्दे भी धो देना, शाम को कुछ मेहमान आ सकते हैं। कविता भाभी ने चुपचाप सर हिला दिया। और सुनो, नानी के लिए कचौरी भी बना देना, उनके लिए तेल थोड़ा कम डालना और आटा भी गूंद लेना। मैं ये सब सुन रही थी। मन में सवाल उठने लगे थे, क्या ये सब काम एक नई दुल्हन से करवाना सही है? ना कोई आराम, ना कोई अपनापन, ना कोई एहसास। सब कुछ उनके साथ जानबूझकर लिया जा रहा था। लेकिन क्यों? ये सवाल मुझे परेशान करता था। सब लोगों ने भाभी को उस घर की बहू बनाकर नहीं, बल्कि नौकरानी बनाकर रखा रखा था, जिसे सिर्फ उन्हें काम करने की इजाज़त है, लेकिन इज्जत या अपनापन नहीं। और भैया, उनकी खामोशी अब सिर्फ उलझन नहीं, एक आदत बन चुकी थी। जैसे उन्हें कुछ पता है, वो जानते हैं कि ये सब क्यों हो रहा है, पर वो कह नहीं सकते थे। उस रात का माहौल बाकी रातों से अलग था। घर के अंदर एक अजीब सी घुटन महसूस हो रही थी। हवा भी जैसे भारी लग रही थी। कविता भाभी ने रात का खाना बनाकर सबके सामने रखा और फिर चुपचाप किचन में चली गई। मैंने उनके चेहरे पर थकान के साथ एक गहरी उदासी देखी, जो हर दिन और गहरी होती जा रही थी। मैं भी खामोशी से अपने कमरे में आ गई, पर मन बेचैन था, ख्याल बिखरे हुए थे। कुछ देर बाद अचानक घर के अंदर तेज आवाज गूंजी। मम्मी के कमरे से विष्णु भैया की तेज आवाज सुनाई दी, वैसी आवाज जो मैंने उनसे पहले कभी नहीं सुनी थी। आखिर कब तक मम्मी, कब तक आप मुझे उसके कमरे से दूर रखोगी? मैं शादीशुदा हूँ, मेरा हक है उसके साथ रहने का, उसके साथ जीना। मम्मी की आवाज़ भी तेज़ हो गई। ज़ुबान संभाल के बात कर, बहुत जवान हो गया है तू। तुझे नहीं पता तेरे लिए क्या सही है और क्या नहीं। मैं जो कर रही हूँ तेरे ही फ़ायदे के लिए कर रही हूँ। कौन सा फ़ायदा मम्मी? भैया बोले, क्या पत्नी से दूर रहना भी कोई फ़ायदा होता है? आपने मुझे ज़बरदस्ती इस शादी में ढकेला और अब जब मैं अपने रिश्ते को निभाना चाहता हूँ तो मुझे ही रोक रही हैं। ज़ुबान बंद कर ले, तुझे नहीं पता तेरे साथ जो परेशानी है उसे जान भी नहीं सकता तू। मैं हैरानी से दरवाजे के पास गई, दिल जोर से धड़कने लगा। उनकी बातें किसी बड़े राज की तरफ इशारा कर रही थी, जिसका मुझे पहले कभी अंदाजा नहीं था। भाई की आवाज़ गुस्से से भरी हुई थी और मम्मी के लहजे में वही रोब था जिससे हम बचपन से डरते आए थे। आप मेरी जिंदगी के सारे फैसले कर रही हैं, लेकिन इन सब में मेरी पत्नी की जिंदगी बर्बाद हो रही है मम्मी। वो दिन रात काम करती है, एक शब्द नहीं कहती, और आप उसके साथ ऐसा बर्ताव करती हैं जैसे वो कोई नौकरानी हो। मम्मी ने जवाब दिया, तो तू आज उसके लिए बोलेगा? मैंने उस एक अनाथ लड़की को इस घर में जगह दी और आज तो मेरे खिलाफ खड़ा हो रहा है। जी मम्मी, अगर इंसाफ का साथ देना गलत है तो मैं ये गलती ही सही पर करूँगा। मम्मी चुप हो गई और मैं अंदर तक काँप गई थी। ये वो पल था जब मेरे भैया की खामोशी पहली बार टूटी थी। मैं दरवाजे से हटने ही वाली थी कि अचानक पीछे से एक जोरदार झटका महसूस हुआ। दरवाज़ा खुला और मम्मी मेरे सामने आ खड़ी हुई। उनकी आंखों में तूफान था। वो एक पल के लिए कुछ नहीं बोली, बस मेरी आंखों में घूरती रही। तू बातें सुन रही थी। उनकी आवाज़ में जहर भरा हुआ था।
नहीं, नहीं मम्मी, मैं तो बस गुज़र रही थी यहाँ से, मैंने हकलाते हुए कहा, लेकिन मेरी बात पूरी भी नहीं हो पाई कि एक ज़ोरदार थप्पड़ मेरे गाल पर पड़ा। मेरी आँखों के आगे अंधेरा छा गया, दिल धक से रह गया और मैं एक कदम पीछे हट गई। मम्मी ने बहुत गुस्से से कहा, खबरदार जो दोबारा मेरे कमरे के पास भी भटकी। उनकी आवाज़ गूंज रही थी, तेरी अकल अब तेरे काबू से बाहर होती जा रही है। अपने कमरे में जा और जो कुछ सुना है उसे दिमाग से निकाल दे, वरना जुबान खींचकर बाहर निकाल दूंगी। मेरे होठ कांपने लगे, आंखों में आंसू भर आए, लेकिन जुबान से एक शब्द नहीं निकला। दिल तो कर रहा था कि पूछूं, क्या छुपा रही हो मम्मी, क्यों इतनी सख्त हो गई हो। पर मैं चुप रही और फिर खामोशी से अपने कमरे में आ गई। शीशे के सामने खड़ी होकर गाल पर हाथ रखा। वो सुर्ख हो गया था, लेकिन दिल की चोट उससे कहीं ज्यादा गहरी थी। मेरे अंदर सच जानने की आग और भी तेज हो गई थी। मैं बिस्तर पर लेटी रही, आंखों में नींद नहीं, बस सवाल थे। हर सवाल के पीछे मम्मी की सख्ती और रहस्यमय चेहरा था। कुछ दिन और इसी खामोशी में गुजर गए। भैया की खामोशी का टूटने का कोई फायदा नहीं हुआ। वह हर रोज की तरह अब भी बाहर सोफे पर ही सोते थे। पर उस रात भैया ने अपनी खामोशी तोड़कर हमारे घर की दीवारें हिला दी थी। मम्मी का बर्ताव अब और भी कठोर हो गया था और भैया वो बिल्कुल खामोशी में डूब चुके थे। लेकिन अब कविता भाभी की तबीयत दिन ब दिन कमज़ोर होती जा रही थी। पहली बार मैंने उनकी रंगत पर ध्यान दिया। वो चमकता चेहरा जो पहली मुलाकात में एक मासूम रोशनी से भरा हुआ था, अब पीला पड़ चुका था। एक दिन मैं किचन में गई तो देखा वो वहाँ खड़ी थी। गैस का चूल्हा जल रहा था और वो हल्की सी खांसी के साथ बर्तन धो रही थी। उनके हाथ बार बार कांप रहे थे। भाभी, आप ठीक हैं? मैंने चिंता से पूछा। वो चौंक गई, फिर फौरन मुस्कुराने की कोशिश की। हाँ, बस थोड़ी थकान है। आप चलिए डॉक्टर के पास, मैं ले चलती हूँ। उन्होंने कहा, नहीं दीप्ति, सब काम पड़े हुए हैं और तुम्हारी मम्मी नाराज हो जाएंगी। मैं ठीक हूँ। उनकी आवाज़ में कमजोरी साफ झलक रही थी, पर हमेशा की तरह वो सब्र की चादर ओढ़े खड़ी थी। उसी रात जब सब सो गए तो मैं अपने कमरे से बाहर निकली। लिविंग रूम में देखा, भाभी कालीन पर बैठी थी, आंखें बंद थी और माथा हाथ से पकड़ा हुआ था। मैं घबराकर और उनकी तरफ बढ़ी और पूछा, भाभी क्या हुआ? बस सर दर्द बहुत हो रहा है, उन्होंने माथा पकड़कर कहा। शायद काम की वजह से, या फिर ये जुल्म की सजा है जो तुम भुगत रही हो। मेरे होठों से ये शब्द अपने आप निकल गए। वो कुछ नहीं बोली, बस आंखें बंद रही। मैंने उनका हाथ पकड़ा, वो बर्फ की तरह ठंडा हो रहा था। मैंने कहा, कल हम डॉक्टर के पास जाएंगे। अब और बर्दाश्त नहीं करेंगी, अब और बर्दाश्त नहीं करेंगे। भाभी, अगर मम्मी को पता चल भी गया तो क्या होगा? अगर खामोशी से तुम्हारी बीमारी बढ़ गई तो? तुम इंसान हो, कोई मशीन नहीं जिसे बस काम पर लगा दिया जाए। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने तसल्ली दी और फिर वो अपने कमरे में चली और मेरे अपने कमरे के माहौल में एक अजीब सी बेचैनी थी और नींद मेरी आंखों से कोसों दूर। कमरे की दीवारों पर टंगी तस्वीरें भी जैसे कुछ कहना चाहती थी, लेकिन जुबानें बंद थी। काफी समय में मुझे नींद की झपकी ही लगी थी। इतने में जब दरवाजे की कुंडी की हल्की आवाज आई। घड़ी में रात के 3 बज रहे थे। मैं चौंक कर उठ गई और उस आवाज की तलाश में उठी। धीरे से दरवाजा खोला और देखा, भैया दबे कदमों से कविता भाभी के कमरे की तरफ जा रहे थे। उनकी रफ्तार धीमी थी, लेकिन उनके कदमों में बेचैनी थी। पहली बार वो अपनी पत्नी के कमरे की ओर बढ़े थे। दिल में कई सवाल थे, कई उम्मीदें और कहीं एक डर भी। कमरा बंद हुआ और फिर घर में खामोशी छा गई। मैं बिस्तर पर लौट आई, लेकिन दिल अब भी बेचैन था। ना नींद थी, ना सुकून, बस आंखें छत पर टिकी रही। सूरज की पहली किरण अभी निकली भी नहीं थी कि एक भयानक चीख ने पूरे घर को हिला दिया। विष्णु, उठो विष्णु! मैं घबराकर उठी, दरवाजा खोलकर बाहर दौड़ी। बाकी सब भी भागते हुए आए। कविता भाभी के कमरे का दरवाजा खुला हुआ था। अंदर का मंजर दिल दहला देने वाला था। विष्णु भैया बिस्तर पर बेजान पड़े थे, आंखें बंद थी, चेहरा सुर्ख और होठों के किनारे से खून बह रहा था। एक खामोश मौत जिसका असर उनके चेहरे पर जमा हुआ था। कविता भाभी एक कोने में सिमटी बैठी थी, चेहरा सफेद, आंखों में डर और पूरा शरीर कांप रहा था। मम्मी की चीखें आसमान तक पहुंची, तूने मेरे बेटे को मार डाला। मैंने कहा था ना, उसे अपने पास मत बुलाना। देख लिया अपने नसीब, देख लिया अपने नसीब से उसे निकल गई तू। वो दहाड़े मार मार कर रोने लगी और अगले ही पल कविता भाभी की तरफ झपट पड़ी। मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, तू मेरे बेटे की कातिल है। मैं बीच में आ गई। मम्मी, पहले ये तो देखो कि हुआ क्या है। क्या हुआ है सब पता है मुझे। यही मनहूस लड़की मेरे बेटे की मौत की वजह है। मैं कविता भाभी की ओर देखने लगी।
वो चुपचाप बैठी थी, जैसे कुछ समझने की कोशिश कर रही हो। होंठ कांप रहे थे, आंखों में रुके हुए आंसू थे। मैं भैया के पास गई, उनकी नब्ज चेक की, जो अब बंद हो चुकी थी। दिल पहले ही बंद हो चुका था। वो जा चुके थे हमेशा के लिए। कमरे में मातम छा गया और इस मातम के बीच एक सवाल गूंज रहा था, क्या सच में कविता भाभी ने भैया को मारा है, या वो खुद एक ऐसी साजिश का शिकार थी जिसका पर्दा अब तक किसी ने उठाया ही नहीं। विष्णु भैया की मौत के बाद घर का माहौल हमेशा के लिए बदल गया। दीवारें चुप, हवा बोझल और हर कोना मातम में डूबा हुआ। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव मम्मी के व्यवहार में आया। अब वो सिर्फ रोती नहीं थी, वो चीखती थी हर सांस के साथ। कविता भाभी को कोसती थी। भैया के अंतिम संस्कार के बाद जब हम घर लौटे, मम्मी की आंखें दुख से भरी थी और वो लगातार रोते हुए कह रही थी, मैंने मना किया था उससे उस कमरे में जाने से। मैंने कहा था ये लड़की उसे डुबो देगी। वो सबके सामने चिल्लाई। कविता भाभी चुपचाप बैठी थी, हाथ गोद में रखे, नजरें नीचे, चेहरा सुर्ख था जैसे किसी मुजरिम की तरह। लेकिन उस चेहरे पर कोई चालाकी नहीं थी, बस थकान और बेयकीनी की परछाई थी। लानत है तुम पर, मम्मी चीखी, तू मेरे बेटे की दुश्मन थी। मैं जानती थी ये दिन आएगा, तूने मेरे विष्णु को मार डाला। मैंने हिम्मत करके कहा, बस करिए मम्मी, भाई बीमार थे, आप ये बात जानती हैं। उनकी मौत की वजह उनकी बीमारी हो सकती है। कविता भाभी पर इल्ज़ाम मत लगाइए, वो खुद अंदर से टूट चुकी हैं। मम्मी ने मेरी तरफ देखा, फिर गुस्से से चीखी, अब तू भी उसके साथ मिल गई है। तुझे नहीं पता ये कैसी लड़की है, ये हमें धोखा दे रही है। अपनी मासूमियत के आड़ में मेरे बेटे को निगल गई। मैं खामोश हो गई। मेरे पास इसकी कोई सफाई नहीं थी, पर मम्मी के सामने कोई सफाई काम नहीं आने वाली थी। पिताजी जो अक्सर चुप रहते थे, उस दिन मम्मी की हाँ में हाँ मिलाकर बोले, यही लड़कियां होती है जो मक्कारी से घर बर्बाद कर देती हैं। पहले बेटे को दूर कर दिया, फिर मार दिया, अब हमें संभालने का नाटक करेंगी। कविता भाभी के चेहरे पर एक हल्की कपकपाहट उभरी। उनके होंठ हिले, लेकिन कुछ नहीं बोली, जैसे शब्द अंदर ही कहीं अटक कर रह गए हो। मैं तुझे अब इस घर में एक दिन भी नहीं देखना चाहती, मम्मी ने गुस्से से कहा। तू खुद चली जा, वरना मैं तुझे। क्या मम्मी, क्या करेंगी आप? मैं फिर से बोल पड़ी, कब तक आप अपनी नफरत से हमें जलाती रहेंगी? हर दर्द का इल्ज़ाम किसी एक पर डाल देना ही क्या इंसाफ है मम्मी? मम्मी ने मेरी तरफ घूर कर देखा, लेकिन इस बार मैं पीछे नहीं हटी। मैं जान चुकी थी कि सच के लिए आवाज़ उठाना ज़रूरी है, पर कविता भाभी वो आज भी चुप थी, जैसे उसने सब कुछ ऊपर वाले के हवाले कर दिया हो। लेकिन एक बात तय थी, ये इल्ज़ाम सिर्फ ज़ुबान का नहीं था, ये उसकी इज्जत पर वार था, जिसे कविता भाभी ने हर हाल में बचा कर रखा। भाई की मौत के बाद कविता भाभी की जिंदगी और भी दुखी बन गई थी। हर सुबह उनकी आंख मम्मी की कड़वी आवाज से खुलती। दोपहर की गर्मी, थकान और कमजोरी के बावजूद वो किचन का सारा काम करती, कपड़े धोती, बैठक की सफाई करती, मेहमानों की सेवा करती, सब कुछ अकेले। और अगर जरा सी भी देर हो जाती तो मम्मी की आवाज गूंजती, तू तो मेरे बेटे को खा गई, अब हमारे सर पर राज करना चाहती है। मैं कई बार बीच में आकर कविता भाभी का साथ देने की कोशिश करती थी, पर मम्मी मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं थी। अब तू भी उसकी साथी बन गई है दीप्ति, याद रख, मैं तेरी माँ हूँ और माँ कभी गलत नहीं होती। मैं चुप हो जाती थी, लेकिन दिल खून के आंसू रोता। पिताजी जो पहले नर्म स्वभाव के थे, अब मम्मी की बातों में हाँ मिलाने लगे। जब भी मैं उनसे कुछ कहती तो वो बस यही बोलते, तुम्हारी माँ जो कर रही है ठीक कर रही है। उस लड़की ने हमारे बेटे को हमसे छीन लिया, अब उसे सजा तो भुगतनी ही होगी। ऐसा लगने लगा था जैसे कविता भाभी का जुर्म सिर्फ विधवा होना नहीं, बल्कि वो इस घर की बहू बनना ही उनकी सबसे बड़ी गलती थी। एक दिन कविता भाभी ने हिम्मत करके बस इतना कहा, आंटी मुझे बुखार लग रहा है, आज थोड़ा आराम कर लूं। मम्मी ने उसे जोर से धक्का दिया, ड्रामा मत कर, मालूम है मुझे तू क्या चाहती है। पहले मेरे बेटे को बीमार कहकर अपने कमरे में बुलाया, अब मुझे बेवकूफ़ बना रही है। मैंने आगे बढ़कर कविता भाभी को थामा। वो गिरते गिरते बची, उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे, पर होठ अब भी खामोश थे। उस दिन पहली बार मैंने सोचा, कितना मजबूत होता है वो इंसान जो सिर्फ सब्र को हथियार बनाकर जुल्म सहता है, और कितना कमज़ोर होता है वो समाज जो जालिम की तरफदारी में खामोश तमाशा बन जाता है। मैं कविता भाभी को उनके कमरे में लेकर गई, उन्हें कंबल उड़ाया, पानी दिया और कहा, मैं तुम्हारे साथ हूँ भाभी, अब और बर्दाश्त नहीं करने दूंगी। कविता भाभी ने मेरी तरफ देखा, उनकी आंखों में एक हल्की रोशनी की किरण थी। शायद पहली बार उन्हें महसूस हुआ कि वो अकेली नहीं है। दिन बीतते गए, लेकिन कविता भाभी की जिंदगी में अंधेरा कम नहीं हुआ। एक दोपहर दरवाजे की घंटी बजी।
मैं बाहर गई तो देखा 3 औरतें खड़ी थी, हाथों में मिठाई के डिब्बे और चेहरों पर एक नम मुस्कान। नमस्ते बेटी, हम मोहल्ले से हैं, तुम्हारी भाभी के बारे में सुना तो मिलने चले आए। अगर इजाज़त हो तो थोड़ी बात करना चाहते हैं। मैं हैरान रह गई, लेकिन उन्हें इज्जत से अंदर ले आई। वो लिविंग रूम में बैठी और मैंने कविता भाभी को बुलाया। कविता भाभी धीरे धीरे अंदर आई, सर पर सफ़ेद दुपट्टा, नजरें झुकी हुई, पर चेहरे पर वही मासूमियत। उन औरतों ने उसे देखते ही मुस्कुरा दिया। बहुत अच्छी है, सादगी और खूबसूरती दोनों ही। इसमें हमने इसके बारे में बहुत सुना है। हम अपने घर के विधुर के लिए रिश्ता देख रहे हैं। हमें कविता बहुत पसंद आई है, हम बात करना चाहते हैं। ये सुनकर कविता भाभी का चेहरा एकदम सुर्ख पड़ गया। मैं भी थोड़ी हैरान हो गई, लेकिन इससे पहले कि कुछ कह पाते, मम्मी कमरे से बाहर आ गईं। लिविंग रूम में बैठी औरतों को देख समझ गई कि बात क्या है। उनकी आवाज़ तीखी हो गई, क्या हो रहा है यहाँ? उन्होंने चिढ़कर कहा। एक औरत बोली, दीदी, हम आपकी बहू कविता के रिश्ते के लिए आए हैं, अगर आपको बुरा ना लगे। तो मम्मी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। इसके रिश्ते के लिए? तुम लोगों को अकल नहीं है क्या? ये वही लड़की है जिसने मेरे बेटे को खा लिया। अब तुम मोहल्ले के लड़कों को बहलाकर विधवा को फिर से दुल्हन बनाना चाहती हो। हमने तो बस इसकी अच्छाई के बारे में सुना था, बस। निकल जाओ मेरे घर से। ये लड़की रिश्तेदारों की इज्जत बर्बाद कर चुकी है। अब मोहल्ले में तमाशा मत बनाओ। मम्मी चीखी तो वो औरतें चुपचाप लौट गई। उनके चेहरे पर अफसोस साफ था। मैंने मम्मी से कहा, मम्मी, आपने उन्हें इतना बुरा भला क्यों कहा? वो तो अच्छी नियत से आई थी। खामोश हो जा दीप्ति, मम्मी चीखी। तू कुछ नहीं जानती, ये सब साजिश है। इस मनहूस लड़की को फिर से इज्जत दिलाने की चाल है। मैं कविता भाभी की तरफ देखने लगी, जो दीवार से टिककर खड़ी थी। उनकी आंखों में नमी थी, पर चेहरे पर अब भी वही खामोश मजबूरी और बेबसी थी। मेरे दिल में गहरी चुभन उठी। क्यों कोई इंसान इतना सहकर भी चुप रहता है? मेरी तो समझ के बाहर था कि भाभी इतना सब सुनकर भी खामोश रहती थी। कुछ ही दिनों में मोहल्ले में बातें फैलने लगी। कहीं कोई कानाफूसी करता तो कहीं कोई नाम लेकर कुछ कह देता कि उस जवान विधवा के लिए रिश्ता आया है। कुछ तो बात होगी उसमें, तभी तो विधवा होकर रिश्ता आ रहा है। यहाँ तो कुंवारियों का नहीं हो रहा। क्या सच में वो वैसी है जैसे उसकी सास कहती है? ये बातें मम्मी के कानों तक पहुंची तो जैसे उनके दिल में अंगारे भर दिए गए। उस शाम कविता भाभी किचन में चुपचाप रोटियां पका रही थी। तभी मम्मी गुस्से से दहाड़ते हुए अंदर आई और कहने लगी, तो अब तू मोहल्ले के मर्दों को लुभाने लगी है। हर समय लिविंग रूम में बैठकर किताबें पढ़ती है। यही तेरी परवरिश है, इसलिए तू मेरे बेटे की विधवा बनकर मेरे घर में बैठी है। कविता भाभी ने चौंक कर मम्मी की तरफ देखा। नहीं आंटी, मैंने कुछ नहीं किया। झूठ, मम्मी चीखते हुए बोली, मुझे सब पता है। वो जो औरतें रिश्ता लेकर आई थी, उन्होंने कहा था तेरा नाम मर्दों में लिया जाता है। तेरे हुस्न, तेरी नज़ाकत की बातें होती है। तूने मोहल्ले वालों को भी अपना दीवाना बना लिया है। ये सुनकर कविता भाभी की आंखों से आंसू बहने लगे। वो एकदम पीछे हटी और कांपती आवाज में बोली, ऊपर वाला जानता है मैंने कोई गलती नहीं की। तुझे अब मैं सच दिखाऊंगी। मम्मी बहुत गुस्से में बोली और गुस्से में किचन के बर्तन उठाकर जमीन पर दे मारे। फिर उन्होंने कविता भाभी को जोर से झंझोड़ दिया, तू मुझे बदनाम करेगी, मेरे घर को, मेरे बेटे की मौत को रुस्वा करेगी। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मैं भागती हुई आई, मम्मी के हाथों को रोका। मम्मी बस करिए, भाभी बेगुनाह है, वो तो किसी से बात भी नहीं करती। उन्होंने क्या गुनाह किया है? मम्मी ने मेरी तरफ देखा, फिर एक जोरदार थप्पड़ मेरे गाल पर जड़ दिया। तू भी अब उसका साथ देगी तो तुझे भी इस घर से निकाल दूंगी। कविता भाभी जमीन पर गिरी पड़ी थी, हाथों से चेहरा ढके, जैसे खुद को पूरी दुनिया की नजरों से छुपा लेना चाहती हो। उस रात जब सब सो गए, मैं चुपचाप कविता भाभी के कमरे में गई। उनकी आंखें सूजी हुई थी, चेहरे पर नीले निशान थे। मैं उनके पास बैठी, उनका हाथ पकड़कर बोली, भाभी, मैं जानती हूँ आप बेगुनाह हैं और अब समय आ गया है कि ये सब खत्म किया जाए। भाभी ने मेरी तरफ देखा, खामोशी से। उनकी आंखों में एक थका हुआ सा हौसला था, जैसे उन्होंने तय कर लिया हो कि अब या तो सब सहना बंद करना है या फिर पूरी तरह से टूट जाना है। अगले दिन मैंने देखा कि कविता भाभी लिविंग रूम में बैठकर चुपचाप सब्जी काट रही थी। उनके हाथ कांप रहे थे, माथे पर पसीना था। किचन से मम्मी की ऊंची आवाज आई, नाश्ता अब तक नहीं बना, मर गई है क्या? मैं दौड़ती हुई कविता भाभी के पास गई। भाभी आप आराम कीजिए, मैं नाश्ता बना देती हूँ। वो कुछ बोलने ही वाली थी कि मम्मी वहां आ गई। क्या अब ये नौकरी भी तू करेगी? बड़ी आई वकील बनने। मैंने पहली बार मम्मी की तरफ सीधी नज़र से देखा। जी हाँ करूँगी, क्योंकि अब ये जुल्म मैं और नहीं सहने दूंगी। भाभी भी इंसान है, कैदी नहीं। मम्मी की आंखें फैल गई। क्या कहा तूने? अब तू मुझसे जुबान चलाएगी?
मम्मी, मैं बोली, मैंने बहुत बर्दाश्त किया, आपकी हर बात मानी, लेकिन आज नहीं। आपको कोई हक नहीं कि आप कविता भाभी पर इतना जुल्म करें। भैया की मौत का गम हम सबको है, लेकिन उसका इल्ज़ाम एक बेकसूर पर डालना नाइंसाफ़ी है। मम्मी चीखी और कहा, एक शब्द और निकाला तो। मैंने कहा, क्या करेंगी आप? मुझे भी मार देंगी, मुझे भी ज़ालिम कहेंगी। और उन्होंने एक ज़ोरदार थप्पड़ मेरे गाल पर जड़ दिया। यही तेरी परवरिश है, मुझसे बहस करेगी तू? मेरा सर झुक गया, पर आंखों में आंसू नहीं आए। मैं जानती थी ये थप्पड़ मेरे जिस्म पर नहीं, मेरे हौसले पर मारा गया था, पर अब मैं कमज़ोर नहीं थी। मम्मी, मैंने धीरे से कहा, ये मेरी परवरिश ही है कि मैं सच के लिए आवाज़ उठा रही हूँ, चाहे वो अपनी मम्मी के खिलाफ ही क्यों ना हो। पिताजी जो पास ही बैठे थे, सब कुछ देख रहे थे, पर हमेशा की तरह चुप थे। मुझे अब उनकी खामोशी भी चुभने लगी थी। क्या वो मम्मी के साथ थे, या उनकी आवाज़ कहीं खो गई थी? मैंने कविता भाभी का हाथ पकड़ा और उन्हें कमरे के अंदर ले गई। दरवाज़ा बंद कर दिया। अब बहुत हो गया। अगर अब भी आप चुप रही तो ये कभी ख़त्म नहीं होगा। कविता भाभी ने मेरी तरफ देखा। उनकी आंखों में नमी थी, लेकिन होठों पर पहली बार एक छोटी सी मुस्कान दिखाई दी गई। तुमने मेरी खातिर अपनी मम्मी के खिलाफ आवाज़ उठाई दीप्ति, तो अब मैं भी चुप नहीं रहूंगी। उस पल मुझे लगा जैसे पहली बार कविता भाभी ने खुद को उस कैद से आज़ाद महसूस किया था, और मैंने भी पहली बार खुद को एक बगावत का हिस्सा बनते देखा। ये बगावत सिर्फ आवाज़ की नहीं थी, ये बगावत थी इज्जत, हक और इंसानियत के लिए। कुछ दिन बाद वही मोहल्ले की इज्जतदार औरतें फिर से आई। इस बार उनके साथ एक और औरत भी थी, जो खास तौर पर बहुत सलीके वाली लग रही थी। मैंने उन्हें आदर से लिविंग रूम में बैठाया और चाय पानी की तैयारी करनी चली गई। हमें कविता बहुत पसंद आई है, उन औरतों में से एक ने बात की शुरुआत की। हमने इसके सब्र और शराफत के बारे में बहुत सुना है। हमारे भाभी के बेटे का रिश्ता है। अगर आपको कोई एतराज़ न हो तो हम बात आगे बढ़ाना चाहते हैं। मेरी आंखों में खुशी की चमक आ गई। कविता भाभी कमरे के कोने में बैठी थी, सर झुकाए, लेकिन उनके चेहरे पर भी जैसे थोड़ी सी रोशनी लौट आई थी। पर तभी दरवाज़ा खुला, मम्मी अंदर आई। जैसे ही उन्होंने रिश्ते की बात सुनी, उनकी आंखों में आग भड़क उठी। यही रह गया था अब, मेरे बेटे की कातिल अब दुल्हन बनेगी। वो औरतें घबरा गई। दीदी, हम सिर्फ रिश्ता लेकर आए थे, अगर आपको बुरा लगा हो तो माफ़ कीजिए। मम्मी ने कहा, बुरा लगा? शर्म आनी चाहिए तुम सबको। ये लड़की मेरे बेटे को खा गई, और अब तुम सब इसे फिर से बहू बनाना चाहती हो। मैंने मना किया था कि इस घर में दोबारा कदम मत रखना। औरतें एक दूसरे की तरफ देखती रहीं, फिर चुपचाप उठकर चली गई। उनके जाने के बाद दरवाज़ा बंद हुआ और मम्मी कविता भाभी पर टूट पड़ी। मैंने कहा था तू मनहूस है, तू मेरे बेटे को निगल गई, अब नए रिश्ते देख रही है, तू इस घर पर आई एक आफत है। कविता भाभी चुपचाप खड़ी रही। चेहरे पर कोई एहसास नहीं था, लेकिन उनकी झुकी निगाहें और कांपता हुआ वजूद उनकी हालत बयां कर रहे थे। मैं आगे बढ़ी। मम्मी, बहुत हो गया। कविता भाभी का हक है कि वो अपनी ज़िंदगी दोबारा शुरू करें। आपने उनके सर पर इल्ज़ाम रख दिया, लेकिन आपके पास कोई सबूत है क्या? अब आप बस करिए। मम्मी पलटकर मेरी तरफ घूरी। तू भी अब उसकी तरफदारी करने लगी है, तू मेरी इज्जत मिट्टी में मिलाना चाहती है, वो गुस्से में बोली। मैंने कविता भाभी का हाथ पकड़ लिया। हम सिर्फ अपना हक मांग रहे हैं, और ये हक हम अब छीन कर लेंगे। कविता भाभी ने मेरी तरफ देखा। उनकी आंखों में सालों से दबी एक चिंगारी दिखने लगी। उस शाम का माहौल कुछ अलग था, जैसे घर की दीवारें भी सिसक रही थी। हवा में घुटन थी। मम्मी पूरे दिन चुप रही, पर उनकी आंखों में एक तूफान साफ नजर आ रहा था। कविता भाभी हमेशा की तरह किचन में लगी थी। मैं भी उनके पास ही थी। तभी मम्मी अचानक अंदर आई, हाथ में मिट्टी के तेल की बोतल। अब बहुत हो गया, मैं अब और तमाशा नहीं देख सकती। उनके चेहरे पर पागलपन झलक रहा था। मम्मी, ये आप क्या कर रही हैं? मैं आगे बढ़ी, कविता भाभी को बचाने की कोशिश की। मैं माँ हूँ, इस लड़की ने मेरे बेटे को छीना, अब मोहल्ले के मर्दों को भी बहका रही है। मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। अब वो कविता भाभी के वजूद को आग में झोंकने की तैयारी में थी। मैं भागती हुई बाहर गई और पिताजी से कहा, पिताजी कुछ कीजिए। मैं चिल्लाई, पर पिताजी ने मेरे कंधे को कसकर पकड़ लिया। बस, बहुत हो गया, अब तू भी मेरे खिलाफ जा रही है। हाँ, मैं चीखी, अब मैं चुप नहीं रहूंगी। मैं अपनी भाभी की जिंदगी तबाह नहीं होने दूंगी। मैं पूरी ताकत से चिल्लाने लगी, लेकिन पिताजी ने मुझे पकड़कर मेरे कमरे में ढकेल दिया और बाहर से दरवाज़ा बंद कर दिया। मैं अंदर कैद हो गई। दरवाज़ा पीटती रही, रोती रही, चिल्लाती रही, मम्मी, पिताजी, उन्हें कुछ मत करिए, दरवाज़ा खोलिए, क्या आप इंसान भी हैं? बाहर से आवाज़ें तेज़ होने लगी। पहले कविता भाभी की धीमी आवाज़, फिर मम्मी की चीख, और फिर सब कुछ ऐसा जैसे कहर टूट पड़ा हो। दरवाजे के नीचे से धुआं अंदर आने लगा।
और खिड़की से बाहर देखा तो लपटें उठ रही थी। मैं चिल्लाई, कोई तो बचाओ, कोई दरवाज़ा खोलो, लेकिन आवाज़ जैसे गले में अटक गई हो। बाहर से शोर आने लगा, लोग इकट्ठा हो गए थे। कोई पानी लाने की बात कर रहा था, कोई आग बुझाने की, पर अंदर सब जल रहा था। सिर्फ घर नहीं, रिश्ते भी। मैं दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश करती रही, हाथों में चोट लग गई, खून बहने लगा, पर दरवाज़ा नहीं खुला। फिर अचानक एक ज़ोरदार धमाका हुआ। शायद लिविंग रूम में कुछ फट गया था। धुआं अब और गाढ़ा हो गया, सांस लेना मुश्किल हो गया। मैं फर्श पर बैठकर बस ऊपर वाले से प्रार्थना कर रही थी, हे ऊपर वाले, मेरी भाभी को बचा ले, हमारे घर को बचा ले। तभी एक और जोरदार धमाके के साथ दरवाज़ा टूटा। मोहल्ले के कुछ लोग अंदर आ गए थे। मैं हाँफती हुई बाहर निकली और जो मंजर सामने था उसने मेरी रूह तक को हिला दिया। लिविंग रूम के बीचों बीच आग बुझ चुकी थी, लेकिन ज़मीन पर मम्मी और पिताजी की लाशें पड़ी थी, बेजान, शांत। मेरे कदम लड़खड़ा गए, दिल में अजीब सा डर और एक गहरा सन्नाटा फैल गया। तभी किसी ने धीमे से कहा, दीप्ति। मैं पलटी। कोने में कविता भाभी बैठी थी। उनका दुपट्टा कांधों से लटक रहा था, कपड़े काले हो चुके थे, लेकिन वो सलामत थी। मैं भागकर उनके पास गई। भाभी, आप ठीक हैं? वो हल्के से मुस्कुराई, आंखों से आंसू निकलने लगे। उन्होंने कहा, हाँ दीप्ति, मैं जिंदा हूँ। जो आग आज मेरे लिए लगाई गई थी उसी ने उन्हें झपट लिया, लेकिन आप बची कैसे? उन्होंने आसमान की तरफ देखा, फिर कहा, मैं ऊपर वाले से प्रार्थना कर रही थी, रोटी पर तेल डाल रही थी कि माँ ने पीछे से तेल फेंका। मैं घबराकर एक कोने में दुबक गई, फिर पल भर में आँख फैल गई और वो दोनों उसमें फंस गए। ये तो करिश्मा है भाभी। नहीं दीप्ति, ये करिश्मा नहीं, ऊपर वाले का इंसाफ है। मैं हर रात उससे प्रार्थना करती थी, मुझे इस जुल्म से बचा ले और मेरा हक मुझे लौटा दे। आज उसने मेरी सुन ली। उन्होंने थोड़ा सुकून से कहा। मेरी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। मैंने उनका हाथ पकड़ लिया और बोला, आप बहुत बहादुर हैं भाभी, और ऊपर वाले ने आपको बचाकर सच को जिंदा कर दिया। कविता भाभी ने नजरें झुका ली और धीमे से बोली, जुल्म का अंजाम यही होता है दीप्ति। जलते वही हैं जो दूसरों को जलाने निकलते हैं, और बचते वही हैं जो तन्हाई में ऊपर वाले के आगे रो लेते हैं। उस दिन मैंने सीखा, प्रार्थना में निकले आंसू दुनिया की सबसे बड़ी आग को भी बुझा सकते हैं। रात गहरी होती जा रही थी, लेकिन नींद जैसे आंखों से दूर भाग गई थी। उन दोनों का अंतिम संस्कार कराया और उन्हें मुक्ति दी। अंतिम संस्कार के बाद घर का माहौल बिल्कुल बदल चुका था। घर में एक अजीब सा सन्नाटा, और साथ में कई साल जो हर दीवार से टकरा रहे थे। मैं कविता भाभी के कमरे में गई। वो चुपचाप बैठी थी, चेहरा थका हुआ था, लेकिन अब उसमें एक सुकून था। मैं धीरे से उनके पास बैठ गई। भाभी, एक बात पूछूं? मैंने धीरे से कहा। उन्होंने मेरी तरफ देखा, मुस्कुराई और सर हिलाया। भैया शादी के बाद कभी आपके कमरे में नहीं आए, वो आपसे इतना दूर क्यों रहे? मेरा सवाल सुनते ही उनकी मुस्कान फीकी पड़ने लगी। उनकी आंखों में पुराने जख्मों का चैनल लौट आया। चेहरे पर फिर वही खामोशी लौट आई जो मैंने उनकी शादी की पहली रात देखी थी। वो कुछ देर चुप रही, फिर गहरी सांस लेकर बोली, दीप्ति, तुम्हारे भैया बीमार थे। उन्हें एक ऐसी बीमारी थी जिसका अंजाम पहले से तय था। वो शादी के लायक ही नहीं थे। मेरे होठ सिले रह गए। आपको ये सब कैसे पता चला? मैंने पूछा। शादी के कुछ दिन बाद, वो बोली। जब वो हर रात कमरे के बाहर सोते तो मैं समझ गई कि कुछ तो है। मैंने उनसे बात करनी चाही, लेकिन वो उलझ गए, डांटने लगे, बोले तुम्हें सवाल करने की क्या ज़रूरत है। एक रात मैंने उनकी दराज में कुछ रखी रिपोर्ट्स देखी। वो मेडिकल रिपोर्ट्स थी जिसमें उनकी बीमारी के बारे में साफ लिखा था। कैंसर था उन्हें आखिरी स्टेज पर। उन्हें बचाने की कोई उम्मीद नहीं बची थी। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। क्या मम्मी को सब पता था? मैंने रोते हुए पूछा। हाँ, कविता भाभी बोली, मम्मी को सब मालूम था, लेकिन फिर भी उन्होंने मेरी शादी उनसे कराई। मैं एक अनाथ बेसहारा लड़की थी जो उनकी नज़र में मुफ्त की नौकरानी बन सकती थी। वो जानती थी कि विष्णु ज़्यादा दिन नहीं जिएगा और उन्हें मेरी जैसी लड़की की ज़रूरत थी जो हर हुक्म मान ले। तो ये सब धोखा था आपके साथ भी और भैया के साथ भी। कविता भाभी ने आसमान की तरफ देखा। मम्मी हमेशा कहती थी, मैं ये सब तेरे फ़ायदे के लिए कर रही हूँ। हकीकत ये थी कि वो सब अपने फ़ायदे के लिए कर रही थी। उन्हें डर था कि अगर विष्णु मुझसे जुड़ गया तो उसका अंत जल्दी हो जाएगा। इसलिए उन्होंने हमेशा हमें एक दूसरे से दूर रखा। लेकिन फिर उस रात भैया आपके कमरे में क्यों आए? मैंने पूछा। क्योंकि उस रात विष्णु ने पहली बार मम्मी की कैद तोड़ने की हिम्मत की थी। उन्हें अंदाज़ा हो गया था कि समय बहुत कम है। वो बस कुछ पल मेरे साथ जीना चाहते थे, लेकिन किस्मत, वो मेरे सामने ही मर गए और उनकी मौत का इल्ज़ाम भी मुझ पर ही डाल दिया गया। मैं चुप हो गई, आंखें नम थी और दिल भरा हुआ।
कविता भाभी ने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैंने कभी किसी से शिकायत नहीं की दीप्ति, क्योंकि मुझे यकीन था ऊपर वाला सब देख रहा है और वो इंसाफ ज़रूर करता है अपने समय पर। आज वही समय आ गया है, उन्होंने रोते हुए मुझसे कहा। मैंने उन्हें तसल्ली दी। अब घर और मोहल्ला पहले जैसे नहीं रहे थे। हम पहले भी अकेले थे, लेकिन अब उस खामोशी में सच की एक लहर शामिल हो चुकी थी। वो सच जो बरसों से छुपाया गया था, जो जालिम की आवाज़ के नीचे दबा था, अब खुद को पूरी तरह से जाहिर कर चुका था। उस रात कविता भाभी मेरे पास बैठी थी, ठंडी सांसें ले रही थी। उसके चेहरे पर वो सुकून था जो सिर्फ सच कह देने के बाद आता है। दीप्ति, एक और बात बताऊं? कविता भाभी ने धीमे से कहा। मैं चौंक गई। क्या? बताइए। तुम्हारी मम्मी ने मेरी शादी सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के लिए करवाई थी। उन्हें पता था कि विष्णु बीमार है। डॉक्टर ने साफ कहा था कि वो सिर्फ कुछ महीनों के मेहमान हैं। फिर भी उन्होंने शादी करवाई। कविता भाभी ने अपनी नम आंखों से मेरी तरफ देखा, क्योंकि उन्हें एक मुफ्त की नौकरानी चाहिए थी। एक ऐसी लड़की जो बेसहारा हो, जवान हो, जो न सवाल करे न जवाब दे, बस उनके हर हुक्म पर सर झुका दे। तुम्हें ये कैसे पता चला? मैंने धीमे से पूछा। जब मैंने विष्णु की रिपोर्ट्स देखी, अगले दिन हिम्मत करके मम्मी से पूछा, तो उन्होंने कहा, ये सब तेरे फायदे के लिए है। तू बहुत खुशकिस्मत है जो हमारे घर पर आई। उनके लहजे में शुक्र नहीं, सिर्फ घमंड था। भाभी की आंखों में एक पुरानी पीड़ा फिर से जाग गई। तो भैया वो भी इस साजिश में शामिल थे? मैंने कांपती आवाज में पूछा। नहीं दीप्ति, वो तो बहुत कमजोर हो गए थे, बीमार थे, अकेले थे। उन्हें लगता था कि वो मेरे काबिल नहीं, इसलिए वो खुद भी मुझसे दूर हो गए। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। ये सब जानते हुए भी आपने किसी से कुछ नहीं कहा भाभी? वो हल्के से मुस्कुराई। मैं अनाथ थी दीप्ति, मेरे पास ना घर था ना आसरा। इज्जत की तलाश में मैंने जिंदगी की सबसे बड़ी सौगात खो दी। लेकिन मैंने ऊपर वाले पर भरोसा रखा। मुझे पता था उसका इंसाफ चुप नहीं होता, बस देर से आता है। मैं उनकी तरफ देखने लगी। वो सिर्फ एक पत्नी नहीं थी, वो एक कुर्बानी थी, और मेरी मम्मी ने उस पर जो जुल्म किया, वो जुल्म नहीं, उनकी खुद की तबाही का कारण बन गया। मम्मी और पिताजी की मौत के बाद सब कुछ जैसे रुक सा गया था। घर में सिर्फ दीवारें थी जिनसे अब कोई शिकायत नहीं होती थी। मोहल्ले के लोगों की नजरें अब तानों से ज्यादा हमदर्दी लिए होती थी। पहले जहां कविता भाभी को मनहूस कहा जाता था, अब उन्हें देखकर लोगों की आंखें झुक जाती थी। शायद ये समय था जब सच्चाई ने धीरे धीरे अपना चेहरा दिखाना शुरू किया। एक शाम जब मैं छत पर खड़ी थी, कविता भाभी नीचे आंगन में तुलसी के पास बैठी थी। उनके हाथों में एक पुराना सूती कपड़ा था जिस पर वो बुनाई कर रही थी। उनकी उंगलियां नाजुक थी, पर उनमें एक अलग सा यकीन था। मैं नीचे आई और उनके पास बैठी और पूछा, भाभी आप ये क्या कर रही हैं? कविता भाभी ने हल्की सी मुस्कान दी और बोली, दीप्ति, सोच रही हूँ सिलाई का काम शुरू करूँ। कुछ तो करना होगा ना? अब मैंने उत्साहित होकर कहा, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है भाभी। आप तो बहुत अच्छे से काम करती हैं, मैं जानती हूँ। आप चाहो तो ट्यूशन भी पढ़ा सकती हो। आपका तरीका कितना अच्छा होता है समझाने का। भाभी ने मेरी बात को गंभीरता से सुना। पहली बार उनके चेहरे पर कुछ सोचने वाली रेखाएं दिखी, जैसे अब वो अपनी जिंदगी की दिशा खुद तय करने जा रही हो। कुछ हफ्तों बाद हमने मोहल्ले की कुछ औरतों से बात की, कुछ सहेलियां, पड़ोसन, जिन्होंने पुराने दिनों में चुपचाप कविता भाभी के लिए हमदर्दी जताई थी। मैंने सबको बताया कि भाभी सिलाई सीख चुकी हैं और अब काम शुरू करना चाहती हैं। हमारी बहू की शादी है अगले महीने। एक महिला बोली, अगर कविता बहन हमारी बेटियों के लिए ब्लाउज सिल दे तो बड़ी मेहरबानी होगी। ये पहला ऑर्डर था। मैंने कहा कि क्यों नहीं, आप मुझे कपड़ा दे दीजिए। उन्होंने मुझे कपड़ा दिया, मैं बहुत खुश हो गई और जाकर भाभी को दे दिया। उसी दिन उन्होंने ब्लाउज सीना शुरू कर दिया और 2 दिन बाद जब वो ब्लाउज वापस लेकर उनके पास घर पर गई, तो उस महिला की आंखें चमक उठी। बहन, आप तो बहुत अच्छे से काम करती हो। उन्होंने पैसे भी दिए और साथ में कुछ और कपड़े सिलने को भी दे दिए। धीरे धीरे ऑर्डर बढ़ने लगे। कविता भाभी दिन में घर का काम करती थी और शाम को अपने कमरे में बैठकर सिलाई करती, और मैं उनका छोटा सा सहारा बन गई। एक दिन मैंने पूछा, भाभी ट्यूशन शुरू करोगी? वो मुस्कुराई। एक पड़ोस की लड़की है, छठी क्लास में पढ़ती है। उसकी मम्मी कह रही थी कि उसे समझ नहीं आता, उसे ठीक से पढ़ाने वाली चाहिए। मैंने सोचा है कल से बुला लूं, तो उन्होंने कहा हाँ बुला लो। अगले दिन पहली बार भाभी ने एक स्टूडेंट को पढ़ाया। उनका तरीका शांत था और सरल था। वो हर बात बच्चों की समझ के हिसाब से समझाती थी। कुछ ही हफ्तों में उनके पास 5 बच्चे आने लगे। नई पहचान, और अब कविता भाभी सिर्फ एक विधवा नहीं थी, वो अब एक मेहनती महिला थी, जिसकी आंखों में एक लक्ष्य था, जिसका नाम मोहल्ले में इज्जत से लिया जाने लगा था। पहले जो लोग उनके बारे में फुसफुसाकर बातें करते थे, अब वही लोग कहते हैं, कविता बहन जैसी हिम्मत हमने कहीं नहीं देखी।
उनकी सादगी में अब कमजोरी नहीं, एक तरह की शालीन ताकत थी। एक दिन मोहल्ले की वही औरतें जो पहले रिश्ता लेकर आई थी फिर से मिलने आई, पर इस बार उनका अंदाज अलग था। अब कविता बहन को किसी के सहारे की जरूरत नहीं। एक बोली कि ये खुद सहारा बन चुकी है। मैंने देखा कविता भाभी के चेहरे पर कोई गुस्सा नहीं था, बस एक शांत मुस्कान थी। उस मुस्कान में सुकून था। एक दोपहर एक चिट्ठी आई, उसमें लिखा था, प्रिय कविता, मैं राजीव हूँ। आपको नहीं जानता पर आपके बारे में बहुत सुना है। मेरी भाभी ने बताया कि आप बहुत हिम्मत वाली महिला हैं। मैं खुद एक टीचर हूँ और मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ देखा है। मैं कोई रिश्ता थोपना नहीं चाहता, बस दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा हूँ। अगर आप चाहें तो हम एक दिन मिल सकते हैं। राजीव। मैंने चिट्ठी पढ़कर कविता भाभी को दी। वो शांत रही। 2 दिन तक उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। तीसरे दिन उन्होंने कहा, दीप्ति, अब मैं डरती नहीं। अगर बात इज्जत से हो, बराबरी की हो, तो मैं सोच सकती हूँ, लेकिन अब मैं किसी की मोहताज नहीं बनूंगी। कुछ महीने बाद कविता भाभी ने मोहल्ले के बाहर एक छोटा सा ट्यूशन सेंटर खोल लिया। अब वो रोज दर्जनों बच्चों को पढ़ाती थी। सिलाई का काम भी चल रहा था। उन्होंने अपने हाथों से अपने लिए एक अलग दुनिया बनाई थी, ऐसी दुनिया जिसमें उनकी पहचान, उनका आत्मसम्मान और उनका सच था। अब वो खामोश नहीं रहती थी। जब कोई नया बच्चा आता तो वो उसके सर पर प्यार से हाथ रखती और कहती, इंसान वही है जो हर हाल में कुछ सीख ले, दुख हो या सुख, सब कुछ सिखाने आता है। मैं उनकी तरफ देखती और सोचती, भाभी सिर्फ मेरी भाभी नहीं है, वो एक मिसाल है, एक सबक जो हर उस लड़की के लिए है जिसे जिंदगी ने ठुकरा दिया हो। अंत नहीं, शुरुआत है ये भाभी की। कहानी वही खत्म नहीं हुई। उन्होंने अपने दुख को अपनी ताकत बना लिया और मैं उनका साथ निभाती रही, क्योंकि अब वो अकेली नहीं थी, अब वो आवाज़ बन चुकी थी उन तमाम लड़कियों की जिनसे कोई उनकी मर्जी के बिना सब कुछ छीन लेना चाहता है। भाभी अब सिर्फ एक नाम नहीं थी, वो एक इनकार थी जो हर उस जुल्म के खिलाफ, जो इंसान को इंसान समझे बिना किया गया। वो एक सवाल थी उस समाज से जो औरतों की चुप्पी को उसकी मंजूरी समझ लेता है। और सबसे बढ़कर वो एक उत्तर थी उस ऊपर वाले की प्रार्थना का, जो सुनता है मगर समय लेकर इंसाफ जरूर करता है। अब कविता भाभी का ट्यूशन सेंटर धीरे धीरे बड़ा हो गया था। मोहल्ले के साथ साथ पास के इलाकों के भी लोग अपने बच्चों को पढ़ाने भेजने लगे थे। हर दिन की शुरुआत अब उनके लिए एक मकसद लेकर होती थी, किसी को कुछ सिखाना, किसी के डर को हराना और किसी की दुनिया को थोड़ा बेहतर बनाना। सिलाई का काम भी अब शौक से ज़्यादा एक पहचान बन गया था। मोहल्ले की लड़कियां और औरतें अब उनसे काम सीखने आने लगी थी। वो दिन जब कविता भाभी खुद अकेली थी अब बीत चुके थे। अब वो दूसरों का सहारा बन गई थी। एक दिन मोहल्ले की एक नई नवेली दुल्हन रोती हुई कविता भाभी के पास आई। उसका चेहरा सूजा हुआ था, आंखों में डर साफ दिख रहा था कि मैं किससे कहूँ भाभी, ससुराल में सब चुप है, मार खाते खाते अब खुद पर भरोसा उठ गया है। कविता भाभी ने उसका हाथ थामा, उसके सर पर हाथ रखा और बोली, तुम अकेली नहीं हो, जो तुम सह रही हो मैंने भी सहा है। फर्क बस इतना है कि मैंने चुप्पी को सब्र समझा था, अब जान लिया है कि चुप्पी जुल्म और ताकत देती है। अब तुम्हें बोलना होगा और मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूँ। कविता भाभी ने सुजाता को ना सिर्फ सहारा दिया बल्कि उसकी मदद के लिए उन्होंने महिला आयोग से संपर्क भी किया। वहाँ मामला दर्ज हुआ और सुजाता को इंसाफ मिलने की राह मिली। इस घटना के बाद कविता भाभी ने अपने ट्यूशन सेंटर में हफ्ते में एक दिन महिला सभा शुरू की, जहाँ मोहल्ले की महिलाएं और लड़कियां आती थी, अपनी पहचान समझती थी और सीखती कि कैसे खुद की आवाज़ बने। अब भाभी सिर्फ एक टीचर नहीं, एक लीडर बन गई थी। वो जिसे एक समय मनहूस कहा गया था, अब मोहल्ले की दीदी बन गई थी। एक ऐसी दीदी जो हर दुख को समझती थी, क्योंकि वो खुद जलकर उससे निकली थी। एक शाम में उनके पास बैठी थी, सूरज ढल रहा था और उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। भाभी, कभी सोचा था कि आप इतनी बड़ी मिसाल बन जाओगी? मैंने पूछा। वो मुस्कुराई और बोली, मैंने तो सिर्फ जुल्म से निकलने की कोशिश की थी, पर शायद ऊपर वाले ने मुझे उस रास्ते पर चलाया जो औरों के लिए भी रोशनी बन जाए, और मैं बस उन्हें देखती रही। मेरी भाभी जो अब बस मेरी नहीं, पूरे मोहल्ले की हिम्मत बन चुकी थी। ऐसे ही कई महीने बीत गए। घर की पुरानी दीवारें अब भी वही थी, पर माहौल पूरी तरह बदल चुका था। अब उस हवेली में चीखें नहीं गूंजती थी, अब वहाँ ताने और आंसुओं की जगह चुपचाप मेहनत और मुस्कानें रहने लगी थी। कभी कोई औरत टूटी हुई सी लगे तो समझ लेना वो मजबूत होने की तैयारी में है। जो आग से बचती है वो राख हो जाती है, पर जो आग से निकलती है वो मिसाल बन जाती है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं
ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।